नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने भारत की, आप कह सकती हैं, तकदीर ही बदल दी। जी हाँ, वो दौर जब मुगल ताकत कमजोर पड़ रही थी और एक विदेशी कंपनी धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर छा गई। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर उन सबके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं, राजनीतिक, सामाजिक, जिन्होंने इस बदलाव की जमीन तैयार की। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मतलब किन स्रोतों पर बात होगी? देखिए, हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो इसी उथल पुथल भरे दौर को दिखाते हैं। हम उन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सत्ता का केंद्र बदला, मुगल कैसे कमजोर हुए, और फिर ये यूरोपीय कंपनियां कैसे आईं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, और आखिर में अंग्रेजी क्यों सफल हुए। हाँ बिल्कुल, यही हमारा मकसद है। उत्तरकालीन मुगलों की हालत से शुरू करके यूरोपीय कंपनियों के आने, उनके आपसी झगड़ों, और फिर बंगाल, मैसूर, पंजाब जैसे इलाकों पर अंग्रेजों के कब्जे तक की कहानी को परत दर परत देखेंगे। हाँ, क्योंकि ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, इन सब परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। जरूर, तो शुरू करें। हाँ, तो कहानी शुरू होती है 1707 से, औरंगजेब की मौत। कहते हैं यहीं से मुगल साम्राज्य के पतन का काउंटडाउन शुरू हो गया था। हाँ, ये एक बहुत अहम मोड़ था। औरंगजेब के बाद उनके बेटे बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठे। शाह आलम प्रथम भी कहते हैं उन्हें। लेकिन वो तो काफी उम्र के थे ना उस वक्त। जी, 60 पार कर चुके थे और साम्राज्य बहुत बड़ा था। उनमें वो दमखम या फैसले लेने की वो रफ्तार नहीं थी जो चाहिए थी। अच्छा, उनका शासनकाल भी छोटा ही रहा शायद, 1707 से 1712 तक। हाँ, बस 5 साल। उन्होंने कोशिश की, राजपूतों, मराठों से मेल मिलाप की नीति अपनाई, शांति बनाए रखने की, लेकिन वो पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। और उनके बाद जहांदार शाह, फर्रुखसियर। हाँ, ये दौर तो और भी बुरा था। जहांदार शाह तो अपने वजीर जुल्फिकार खान के हाथ की कठपुतली थे। फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं में बैठाया और फिर हटा भी दिया। और फिर आए मोहम्मद शाह रंगीला। ये नाम तो काफी मशहूर है। हाँ, रंगीला 1748। लंबा शासनकाल था, पर प्रशासन पर ध्यान कम, ऐशो आराम पर ज्यादा। और इसी वक्त साम्राज्य की जो अंदरूनी कमजोरी थी ना, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई। और बाहरी हमले भी तो हुए इसी दौरान। नादिर शाह का हमला। हाँ, वो तो जैसे मुगल साम्राज्य के ताबूत में एक बड़ी कील ठोकने जैसा था। 1739 में ईरान का शासक था नादिर शाह। दिल्ली पर हमला किया था उसने। हाँ, पहले करनाल में मुगल सेना को हराया, फिर दिल्ली में घुसा और कई दिनों तक भयानक लूटपाट, कत्लेआम, करोड़ों की दौलत लूटी गई। और वो कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस, वही शाहजहां का बनवाया वो बेशकीमती मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा, सब लूट कर ईरान ले गया। ये तो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, ये तो इज्जत का सवाल था। बिल्कुल, मुगल बादशाह की जो बची खुची साख थी वो भी खत्म हो गई। दिल्ली की सड़कों पर खून बहा, शहर जैसे वीरान हो गया। इसने तो कमर ही तोड़ दी होगी मुगल सत्ता की। हाँ, और इसके ठीक बाद अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू हो गए, जिसे बाद में दुर्रानी भी कहा गया। 1748 से लगभग 1767 तक कई बार उसने उत्तर भारत पर हमले किए। पानीपत की तीसरी लड़ाई भी तो उसने लड़ी थी मराठों के खिलाफ। जी हाँ, 1761 में मराठों को हराया, जो उस वक्त उत्तर भारत में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन बाहरी हमलों और अंदरूनी झगड़ों का नतीजा क्या हुआ? यही के सूबे आजाद होने लगे, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद। बिल्कुल, वो नाम के लिए मुगल बादशाह के अधीन थे, पर असल में अपने फैसले खुद ले रहे थे। मुगल बादशाह बस दिल्ली के लाल किले का बादशाह रह गया था, नाम का शासक। तो ये जो एक राजनैतिक खालीपन सा बन गया। हाँ, क्या इसी का फायदा यूरोपीय कंपनियों ने उठाया? निश्चित रूप से। देखिए, जब केंद्र कमजोर होता है और इलाकाई ताकतें आपस में लड़ रही हों, तो बाहर वालों को मौका मिल ही जाता है। ये कंपनियां जो पहले सिर्फ व्यापार कर रही थी, उन्होंने देखा कि अब राजनीति में भी उतरा जा सकता है। हाँ, उन्होंने ये बदलता हुआ माहौल देखा और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक इच्छाएं पूरी करने में लग गईं। अच्छा, तो इन यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली? जी, सबसे पहले पुर्तगाली।
1498 में वास्को डी गामा का केरल के कालीकट पहुंचना ये बहुत बड़ी घटना थी। इसने यूरोप से भारत का सीधा समुद्री रास्ता खोल दिया। मकसद क्या था उनका? मसाले? हाँ, शुरू में मुख्य मकसद मसाले ही थे। काली मिर्च, लौंग, इलायची, इन पर अरब और वेनिस के व्यापारियों का कंट्रोल था। पुर्तगालियों ने अपनी नेवी के दम पर हिंद महासागर में दबदबा बनाने की कोशिश की। और गोवा पर भी तो कब्जा किया था उन्होंने। हाँ, 1510 में अल्बुकर्क था उनका गवर्नर। उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया और गोवा उनका, मतलब भारत में, पुर्तगाली पावर का सेंटर बन गया। व्यापार के साथ साथ वो धर्म प्रचार भी करते थे शायद। हाँ, ईसाई धर्म का प्रचार भी उनके एजेंडे में था। इस वजह से कई बार लोकल लोगों से उनका टकराव भी हुआ। पर धीरे धीरे जब डच और अंग्रेज आए तो पुर्तगालियों की ताकत कम होती गई। पुर्तगालियों के बाद डच आए, हॉलैंड वाले। जी हाँ, डच। 1602 में उनकी कंपनी बनी VOC, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये उस जमाने की बहुत बड़ी और ताकतवर कंपनी थी। उनका फोकस कहाँ था, भारत में या कहीं और? उनका ज्यादा ध्यान इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था, स्पाइस आइलैंड्स। लेकिन भारत में भी उनकी फैक्ट्रियां थीं। सूरत, कोचीन, बंगाल में चिंसुरा, कई जगह वो कपड़ा, अफीम, शोरा, इन चीजों का व्यापार करते थे। लेकिन अंग्रेजों से उनकी बनी नहीं शायद। हाँ, टक्कर थी जबरदस्त व्यापार को लेकर। फिर 1759 में बंगाल में एक लड़ाई हुई, बेदारा का युद्ध। उसमें अंग्रेजों में डचों को बुरी तरह हराया। अच्छा। और उसके बाद भारत में डचों का जोर लगभग खत्म हो गया। उन्होंने फिर पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर लगा दिया। और फिर एंट्री हुई अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। यह नाम तो सबने सुना है। हाँ, ये सबसे ज्यादा मशहूर या कहें बदनाम हुई। इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर दिया था। मतलब व्यापार करने का लाइसेंस? हाँ, पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार, मोनोपोली। फिर 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहांगीर के दरबार में, अनुमति लेने के लिए। हाँ, व्यापार की अनुमति। लेकिन पुर्तगालियों ने बहुत अड़ंगा लगाया। वो पहले से जमे थे, हॉकिंस को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो अनुमति मिली कैसे? फिर 1612 में अंग्रेजों ने समुद्र में पुर्तगालियों को हराया। स्वाली की लड़ाई कहते हैं उसे। इससे मुगल दरबार में उनका थोड़ा वजन बढ़ा। और फिर 1615 में सर थॉमस रो आए। वो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर आए थे। जी, जेम्स प्रथम के राजदूत। वो 3 साल जहांगीर के दरबार में रहे और आखिरकार व्यापार करने की छूट और अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत ले ही ली। तो उन्होंने अपने अड्डे कहाँ बनाए, शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत सूरत से, फिर दक्षिण में मसूलीपट्टनम, फिर मद्रास में 1639 में किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और बॉम्बे? बॉम्बे कैसे मिला? बॉम्बे तो उन्हें दहेज में मिला था 1661 में। पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई, तो पुर्तगालियों ने बॉम्बे दहेज में दे दिया। अच्छा, दहेज में। हाँ। और राजा ने फिर 1668 में उसे कंपनी को किराए पर दे दिया, बहुत मामूली किराए पर। और पूरब में कलकत्ता, उसकी नींव 1690 के दशक में पड़ी। वहां उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया। तो ये 3 शहर, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, यही आगे चलकर प्रेसिडेंसीज बने। बिल्कुल, यही ब्रिटिश भारत के 3 बड़े केंद्र बने। इस पूरी रेस में फ्रांसीसी कहाँ थे? वो भी तो थे। हाँ, फ्रांसीसी थोड़ा देर से आए। उनकी सरकारी कंपनी थी कंपनी des Indes Orientales, 1664 में बनी। लुई 14वें का मंत्री था कोलबर्ट, उसने बनवाई थी। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में, 1668 में। लेकिन उनका मेन सेंटर बना पांडिचेरी, पुडुचेरी, जिसकी नींव 1674 में पड़ी। इसके अलावा बंगाल में चंद्रनगर, माहे, कराईकल, ये उनके ठिकाने थे। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की तो जबरदस्त दुश्मनी थी भारत में, बहुत ज्यादा। 18वीं सदी के बीच में भारत में कौन ज्यादा ताकतवर होगा, इसको लेकर उनके बीच 3 लड़ाइयां हुई। कर्नाटक युद्ध कहते हैं उन्हें। 1746 से 1763 तक चले। ये लड़ाइयां असल में यूरोप की लड़ाई का असर थीं। जी हाँ, यूरोप में उस वक्त ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध और फिर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। ये उसी का साइड शो था भारत में। जीता कौन आखिर में? आखिर में अंग्रेज जीते। और इन युद्धों के बाद भारत में फ्रांसीसी ताकत बस नाम की रह गई। उनकी राजनीतिक चुनौती खत्म हो गई। तो ये सवाल फिर से आता है कि ये सब कंपनियां आईं तो व्यापार करने थीं, फिर अंग्रेजी क्यों राजनीति में इतने सफल हो गए? क्या वजह थी? ये बहुत अहम सवाल है। कई वजह थी। एक तो देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। हाँ। तो वो फैसले जल्दी ले सकती थी, ज्यादा लचीली थी। मुनाफा कमाना उनका मेन मकसद था।
और उन्हें ब्रिटिश सरकार का पूरा सपोर्ट था। उनकी नेवी, नौसेना दुनिया में सबसे अच्छी थी। समुद्र पे कंट्रोल मतलब व्यापार पे कंट्रोल। बिल्कुल, और पैसे की भी कमी नहीं थी। लंदन का जो फाइनेंशियल मार्केट था वहां से पैसा मिल जाता था। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी तो उसमें वो बात नहीं थी। और शायद उन्होंने भारतीय शासकों की कमजोरियों का भी फायदा उठाया। बहुत ज्यादा। भारतीय शासक आपस में ही लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। फूट डालो राज करो की नीति। सही वक्त पर सही साथी चुना और जरूरत पड़ने पर धोखा भी दिया। और इसी में बंगाल का रोल बहुत अहम माना जाता है। कहते हैं बंगाल जीतने के बाद ही अंग्रेजों के पैर जम गए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। बहुत उपजाऊ जमीन, व्यापार, खासकर कपड़े और शोरे का। कंपनी को बहुत मुनाफा होता था यहां से। लेकिन नवाब से उनकी बनी नहीं। हाँ, 18वीं सदी के मध्य में बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच टेंशन बढ़ने लगी। नवाब सिराजुद्दौला चाहता था कि कंपनी उसके कानून माने, टैक्स दे, किलेबंदी ना करे। कंपनी ये सद मानने को तैयार नहीं थी। और इसी का नतीजा प्लासी का युद्ध 1757। हाँ, प्लासी। लेकिन ये युद्ध कम और एक साजिश ज्यादा थी। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, नवाब के सेनापति मीर जाफर को और दूसरे बड़े लोगों को, जैसे जगत सेठ थे, आमिर चंद थे, उनको नवाब बनाने का लालच दिया। अच्छा, अपनी तरफ मिला लिया। हाँ, तो जब लड़ाई हुई, मीर जाफर अपनी सेना लेकर एक तरफ खड़ा रहा, लड़ाई नहीं। सिराजुद्दौला बेचारा आसानी से हार गया, बाद में उसे मार दिया गया। तो इस जीत से अंग्रेजों को क्या मिला? मीर जाफर नवाब बन गया। मीर जाफर नवाब तो बना, पर वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। असल फायदा अंग्रेजों को हुआ। बंगाल में उनका राजनीतिक दबदबा कायम हो गया। कंपनी को बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार मिला, जमीनें मिली और बहुत सारा पैसा मिला मुआवजे के तौर पर। और इसी पैसे से उन्होंने अपनी सेना बढ़ाई होगी। हाँ, सेना बढ़ाई। और सबसे बड़ी बात, उनका हौसला बढ़ गया। उन्हें लगा कि वो भारतीय राजाओं को हरा सकते हैं, यहां राज कर सकते हैं। प्लासी ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगा दिए। लेकिन मीर जाफर भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। नहीं, जब वो कंपनी की पैसे की बढ़ती हुई मांगों को पूरा नहीं कर पाया तो अंग्रेजों ने उसे भी हटा दिया 1760 में, और उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम कैसा था? वो भी कठपुतली था? नहीं, मीर कासिम ज्यादा लायक था और महत्वाकांक्षी भी। उसने आते ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की, अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करने की कोशिश की, और जो कंपनी को व्यापार में छूट मिली भी थी ना, उस पर रोक लगाने की कोशिश की। तो फिर अंग्रेजों से उसकी भी ठन गई होगी। हाँ बिल्कुल, और इसी का नतीजा था बक्सर का युद्ध 1764 में। इस पर कौन कौन था? मीर कासिम अकेला था? नहीं, इस बार मीर कासिम ने एक गठबंधन बनाया। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन दोनों को अपने साथ मिला लिया। 3 बड़ी ताकतें एक तरफ और कंपनी दूसरी तरफ। ये तो बड़ी लड़ाई हुई होगी। हाँ, ये प्लासी जैसी नहीं थी, ये एक असली लड़ाई थी। हेक्टर मुनरो था अंग्रेज कमांडर, और अंग्रेज फिर जीत गए। बक्सर में भी जीत गए। इसका क्या असर हुआ? बक्सर की जीत प्लासी से कहीं ज्यादा अहम साबित हुई। इसने उत्तर भारत में अंग्रेजों की मिलिट्री सुप्रीमेसी, मतलब सैन्य ताकत को साबित कर दिया। अब उनके सामने कोई ऐसी बड़ी भारतीय शक्ति नहीं बची थी जो उन्हें सीधा चैलेंज कर सके। और बक्सर के बाद ही वो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। जी हाँ, क्लाइव वापस आया था गवर्नर बनकर। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला दोनों के साथ अलग अलग संधियां की। क्या था इन संधियों में? सबसे बड़ी बात थी, मुगल बादशाह से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी ये क्या होता है? दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, राजस्व इकट्ठा करने का कानूनी हक। सोचिए कितना बड़ा अधिकार था ये। हाँ, मतलब अब वो सरकार की तरह हो गए। एक तरह से हाँ। अब उन्हें भारत में ही अपने सारे खर्चे निकालने के लिए, सेना रखने के लिए, किले बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए पैसा मिलने लगा। उन्हें इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं रही। उल्टा यहाँ का पैसा इंग्लैंड जाने लगा होगा। बिल्कुल, यहीं से भारत का वो आर्थिक शोषण शुरू हुआ जिसकी बात हम करते हैं। और भारत में ब्रिटिश राज की असली नींव यहीं पड़ी। बंगाल में द्वैव शासन लागू हुआ, मतलब निजामत प्रशासन नवाब के पास और दीवानी राजस्व कंपनी के पास। जिम्मेदारी नवाब की, कमाई कंपनी की। इसके तो बुरे नतीजे निकले होंगे। बहुत बुरे। 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, लाखों लोग मारे गए। द्वैध शासन इसका एक बड़ा कारण था। अच्छा। बंगाल पर तो कब्जा हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने किधर देखा? दक्षिण में मैसूर। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर बहुत शक्तिशाली बन गया था।
हैदर अली वो एक आम सिपाही से अपनी काबिलियत के दम पर शासक बना था। और उसका बेटा टीपू सुल्तान। वो भी बहुत मशहूर है। हाँ, टीपू सुल्तान, वो भी अपने पिता की तरह ही योग्य था और अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन। बाप बेटे ने मिलकर अंग्रेजों को 4 युद्धों में उलझाए रखा, जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। ये 4 युद्ध कब हुए और क्या नतीजा निकला? पहला युद्ध 1767 से 69 तो हैदर अली ने जीता। उसने अंग्रेजों को मद्रास तक खदेड़ दिया था। उन्हें मजबूर होकर हैदर की शर्तों पर संधि करनी पड़ी। अच्छा, अंग्रेज हारे भी थे? हाँ, पहले युद्ध में हारे थे। दूसरा युद्ध 1780 से 84 चल ही रहा था कि बीच में हैदर अली की मौत हो गई 1782 में, लेकिन टीपू ने कमान संभाली और लड़ाई जारी रखी। ये युद्ध बराबरी पर छूटा, मंगलौर की संधि हुई। तो शुरू के 2 युद्धों में अंग्रेजों को ज्यादा सफलता नहीं मिली। हाँ, इन 2 युद्धों ने दिखा दिया कि मैसूर को हराना आसान नहीं है। फिर आया तीसरा मैसूर युद्ध 1790-92। इस बार गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। उसने मराठों और हैदराबाद के निजाम को साथ मिला लिया। 3 ताकतें मिलकर टीपू के खिलाफ? हाँ, टीपू हार गया। उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, जो बहुत अपमानजनक थी। आधा राज्य चला गया, बहुत सारा पैसा हर जाने में देना पड़ा और अपने 2 बेटों को बंधक बनाकर अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ टीपू के साथ। हाँ, और फिर चौथा मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। लॉर्ड वेलेस्ली का जमाना था। वेलेस्ली ने टीपू पर सहायक संधि थोपने की कोशिश की। सहायक संधि मतलब सब्सिडरी अलायंस? हाँ, वही, जिसमें राज्य को अपनी सेना भंग करके अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्चा उठाना पड़ता था। टीपू ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर लड़ाई हुई? हाँ, अंग्रेजों ने हमला कर दिया। टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए लड़ते लड़ते मारा गया। शहर मैसूर कहा जाता है टीपू को। उनकी मौत का क्या असर हुआ? टीपू वाकई बहुत बहादुर था और काफी इनोवेटिव भी। उसने अपनी सेना को मॉडर्नाइज किया, नेवी बनाने की कोशिश की, रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम किया। उसकी मौत के साथ ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। मैसूर में फिर से पुराने वाडियार वंश को बिठा दिया, जिसने सहायक संधि मान ली और दक्षिण में अंग्रेजों का दबदबा पक्का हो गया। तो बंगाल गया, दक्षिण में मैसूर गया, अब उत्तर पश्चिम पंजाब, वहां महाराजा रंजीत सिंह का राज था। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने सिख मिसलों को जोड़कर एक बहुत ताकतवर सिख साम्राज्य बनाया था। राजधानी लाहौर थी। उनकी फौज बहुत जबरदस्त थी, यूरोपियन तरीके से ट्रेनिंग मिली हुई थी, फौज खास। कहते हैं जब तक रंजीत सिंह जिंदा थे अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई पंजाब की तरफ देखने की। बिल्कुल सही। 1839 में उनकी मृत्यु हुई। तब तक अंग्रेज सतलुज नदी के पार ही रहे। 1809 में एक संधि भी हुई थी अमृतसर की, जिसमें सतलुज नदी को सीमा मान लिया गया था। लेकिन उनकी मौत के बाद हालात बदल गए। हाँ, उनकी मौत के बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई। उनके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे। लाहौर दरबार में साजिशें होने लगी, झगड़े बढ़ गए। सेना, जिसे खालसा कहते थे, वो बहुत ताकतवर हो गई थी और कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। अंग्रेज बस इसी का इंतजार कर रहे थे। और फिर सिख युद्ध हुए, आंग्ल सिख युद्ध। जी, 2 युद्ध हुए। पहला 1844-45। हाँ, खालसा सेना ने सतलुज पार कर ली और लड़ाई शुरू हो गई। सिख सिपाही बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन उनके अपने ही कुछ बड़े नेता थे, जैसे लाल सिंह, तेजा सिंह। उन्होंने गद्दारी की, रणनीतिक गलतियां भी हुई। नतीजा, सिख हार गए। लाहौर की संधि हुई, सिख राज्य छोटा हो गया, सेना कम कर दी गई और कश्मीर को अंग्रेजों ने डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। कश्मीर बेच दिया। और दूसरा युद्ध? दूसरा सिख युद्ध 1848-49 डलहौजी टाइम पे हुआ। मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों को बहाना मिल गया। फिर से लड़ाई हुई, चिलियांवाला, गुजरात, भयंकर लड़ाइयां हुई। सिख फिर लड़े बहुत बहादुरी से, पर आखिर में हार गए। और इस बार डलहौजी ने कोई रियायत नहीं की। मार्च 1849 पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। महाराजा दलीप सिंह, जो उस वक्त छोटे थे, उन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। तो इस तरह बंगाल, मैसूर, मराठे, जिन पर हमने आज बात नहीं की, और अब पंजाब, सब अंग्रेजों के कब्जे में। लगभग 100 साल लगे प्लासी से पंजाब तक। हाँ, एक सदी के अंदर उन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर अपना राज कायम कर लिया। हमने देखा कैसे मुगल कमजोर हुए, एक राजनीतिक शून्य बना, जिसे भरने के लिए यूरोपीय कंपनियां आईं। हाँ, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, और आपसी होड़ में अंग्रेज आगे निकल गए। अपनी चालाकी, अपनी फौज, अपने पैसे और भारतीय राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर प्लासी और बक्सर ने बंगाल दिया।
जिससे पैसा मिला। फिर मैसूर और मराठों को हराया और आखिर में सिखों को। ये सारी घटनाएं, कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, सिख युद्ध, ये सब मिलकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की कहानी बनती हैं। इसीलिए ये परीक्षाओं के लिए इतना जरूरी है। ये आधुनिक भारत के इतिहास की नींव है। बिल्कुल। आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब घर में फूट होती है तो बाहर वाला फायदा उठाता ही है। राजनीतिक कमजोरी बाहरी ताकतों को दावत देती है। ये इतिहास का एक सबक है। और सोचिए, अगर उस समय की भारतीय शक्तियां, मराठे, मैसूर, निजाम, सिख, अगर ये सब आपस के झगड़े भूलकर एक हो जाते तो शायद इतिहास कुछ और होता। शायद, कौन जाने। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे कदम दर कदम एक पूरे उपमहाद्वीप की मालिक बन बैठी। कूटनीति, संधि, युद्ध, हर तरीका अपनाया। वाकई ये सोचना जरूरी है कि ये सब कैसे हुआ और इसके नतीजे क्या निकले। और यही इतिहास हमें सिखाता है, एकता कितनी जरूरी है, दूर की सोचना कितना जरूरी है। एक कंपनी का साम्राज्य बनना, इसके पीछे क्या कारण थे, क्या तरीके थे, ये आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। लक्ष्य ये देखना है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो यहाँ व्यापार करने आई थी, हाँ, एक ट्रेडिंग कंपनी, हाँ, वो धीरे धीरे यहाँ की शासक कैसे बन बैठी। हम उन खास गवर्नर जनरलों को देखेंगे जिनकी नीतियों ने ये सब मुमकिन किया। और उन नीतियों के खिलाफ फिर विरोध कैसे हुआ, मतलब शुरुआती विरोध। हाँ, वो शुरुआती विरोध। और फिर वो 1857 की जो बड़ी क्रांति हुई, वो क्यों हुई, कैसे हुई और उसके नतीजे क्या निकले। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं कंपनी के गवर्नर जनरलों से। ये पद धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश ताकत का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है ना। सही कहा। एक तरह से कहें तो अंग्रेजी हुकूमत का रिमोट कंट्रोल यहीं से चलता था। हाँ। और इसमें सबसे पहला नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का, 1773 से 1785 तक। 1773, वो रेगुलेटिंग एक्ट वाला साल। जी हाँ, उसी एक्ट के तहत ये पहले गवर्नर जनरल बने। इनके टाइम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भी बना और शासन में मदद के लिए काउंसिल भी बनाई गई। लेकिन इनका कार्यकाल सिर्फ मतलब अच्छा ही नहीं रहा, कुछ गड़बड़ भी हुई। हाँ बिल्कुल, उन पर करप्शन के, मतलब भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे। और जब वो इंग्लैंड लौटे तो उन पर महाभियोग भी चला, इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं। ओहो, तो ये दिखाता है कि शुरुआत से ही मामला थोड़ा उलझा हुआ था। एक तरफ सत्ता जमाना, दूसरी तरफ उसके गलत इस्तेमाल के आरोप। बिल्कुल, ये शुरुआती दौर की मुश्किलें दिखाता है। अच्छा, इनके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 तक। कॉर्नवालिस, हाँ, इनका नाम सुनते ही वो याद आता है, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। एकदम सही। 1793 में ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया। इसमें हुआ क्या था असल में, मतलब जमींदारों को फायदा हुआ। हाँ, जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और कंपनी को उनसे कितना लगान लेना है वो हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। अच्छा, तो कंपनी की कमाई तो पक्की हो गई। कमाई पक्की हुई और एक वफादार जमींदार क्लास भी मिल गया उन्हें, जो उनके राज का साथ दे। लेकिन इसका दूसरा पहलू, वो बहुत खराब था किसानों के लिए। किसानों पर बोझ बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। लगान का बोझ इतना बढ़ गया कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई। जमींदार मनमाना वसूलते थे क्योंकि उन्हें तो आगे एक फिक्स्ड अमाउंट ही देना था। तो एक तरफ कंपनी को स्थिरता मिली, समर्थक मिले, और दूसरी तरफ किसानों में गुस्सा भर गया। बिल्कुल, गहरे असंतोष के बीज बो दिए गए। वैसे कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज में भी कुछ सुधार की कोशिश की थी, प्रशासन को थोड़ा ठीक करने के लिए। अच्छा? जी हाँ, करप्शन कम करने और एफिशिएंसी लाने की कोशिश की। इनके बाद एक और बहुत अहम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 से 1805। इनकी पहचान है सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि, ये नाम तो बड़ा अच्छा लगता है, सहायक, पर क्या ये वाकई मदद करती थी रियासतों की? देखिए, ये थी तो बहुत चालाकी भरी पॉलिसी। कहने को तो ये था कि कंपनी भारतीय रियासतों को बाहरी हमलों से,
अंदरूनी गड़बड़ी से बचाएगी अच्छा, और इसके लिए अपनी सेना उनकी राजधानी में रखेगी। सुनने में तो ठीक लगता है। हाँ, सुनने में तो ठीक है, पर शर्तें जरूर मुश्किल रही होंगी। शर्तें ऐसी थीं कि रियासतें धीरे धीरे अपनी आजादी ही खो बैठी। जैसे सेना रखने का पूरा खर्चा रियासत को उठाना पड़ता था, बहुत भारी खर्चा। ओह, फिर अपने दरबार में एक ब्रिटिश अफसर रेजिडेंट रखना पड़ता था। वो अंदरूनी मामलों में भी खूब दखल देता था, मतलब जासूसी एक तरह से। कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, रियासतें अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी और यूरोपियन पावर से या किसी दूसरी भारतीय रियासत से भी कोई समझौता या लड़ाई नहीं कर सकती थीं। अरे बाप रे, मतलब सुरक्षा के नाम पर पूरी तरह से अंग्रेजी कंट्रोल। ये तो वाकई एक सुनहरा पिंजरा था। बिल्कुल सही। और इसमें हैदराबाद, अवध, मैसूर, तंजौर, कई मराठा सरदार सब फंस गए। और इसी वेलेस्ली के टाइम में वो मैसूर वाला युद्ध भी हुआ था ना, टीपू सुल्तान वाला। हाँ, चौथा मैसूर युद्ध 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान हार गए और मारे गए। इससे दक्षिण भारत में अंग्रेजी ताकत का रास्ता एकदम साफ हो गया। तो मतलब संधि से भी और युद्ध से भी दोनों तरह से विस्तार चल रहा था। जी हाँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823, इनके टाइम में क्या बड़ा हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम की सबसे बड़ी घटना थी तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 वाला। मराठों के साथ? हाँ, इसमें मराठों की ताकत पूरी तरह से कुचल दी गई। पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया। इसके बाद तो आप कह सकती हैं कि पंजाब और सिंध जैसे कुछ इलाकों को छोड़ दें तो लगभग पूरे भारत पर अंग्रेजों का दबदबा बन गया। तो तस्वीर काफी बदल गई थी। अब तक जो कंपनी व्यापार करने आई थी, वो अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। इनको तो कुछ सोशल रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। हाँ बिल्कुल। बेंटिक के टाइम में 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। राजा राम मोहन रॉय का भी इसमें बड़ा रोल था ना। जी, उनके जैसे भारतीय समाज सुधारकों के लंबे संघर्ष का नतीजा था। ये एक बहुत जरूरी मानवीय कदम था। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ हुआ इनके समय में। मैकॉले का नाम आता है। 1835 में थॉमस मैकॉले की सिफारिशों पर अंग्रेजी शिक्षा को सरकारी नीति बनाया गया। कहने को तो था कि भारतीयों को मॉडर्न ज्ञान देना है, लेकिन असली मकसद कुछ और था। एक छुपा हुआ मकसद ये भी था कि एडमिनिस्ट्रेशन के निचले लेवल पर काम करने के लिए ऐसे भारतीय तैयार हो जो सोच और बर्ताव में अंग्रेजों जैसे हों। वो बाबू क्लास तैयार करना। अच्छा, तो ये सुधार भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश हितों से ही जुड़े थे। काफी हद तक। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। इनका नाम आते ही वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद आता है, हड़प नीति। हाँ, व्यपगत का सिद्धांत। ये नीति तो भारतीय राजाओं के लिए एक बुरे सपने जैसी थी। क्या था इसमें? ठीक ठीक इसके हिसाब से अगर किसी प्रोटेक्टेड रियासत के राजा की मौत हो जाए और उसका कोई अपना बेटा मतलब नेचुरल वारिस ना हो, हाँ, तो वो रियासत सीधे ब्रिटिश राज में मिला ली जाएगी। गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकार का हक नहीं माना गया। क्या मतलब सिर्फ वारिस ना होने पर पूरी रियासत ही खत्म? ये तो राजाओं में बहुत डर पैदा करता होगा। बिल्कुल, बहुत असुरक्षा की भावना फैली। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, कितनी सारी रियासतें इस नीति से हड़प ली गईं। और अवध को भी तो हड़पा था। हाँ, अवध को कुशासन का बहाना बनाकर हड़पा। इसने भारतीय शासक वर्ग में जबरदस्त गुस्सा भर दिया और ये 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण बना। लेकिन डलहौजी ने कुछ मॉडर्न चीजें भी तो शुरू की, रेल, टेलीग्राफ। हाँ बिल्कुल। भारत में पहली रेल लाइन बंबई से ठाणे 1853 में उन्हीं के टाइम चली। टेलीग्राफ लाइनें बिछी, पोस्टल सिस्टम सुधरा। इसके पीछे क्या सोच थी? मेन मकसद तो सेना और एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना था। इंफॉर्मेशन जल्दी भेजना, कच्चा माल पोर्ट तक पहुंचाना। लेकिन हाँ, अनजाने में ही सही, इन चीजों ने भारत को जोड़ने में भी मदद की। और एक और सामाजिक सुधार का जिक्र आता है इनके टाइम का, विधवा पुनर्विवाह कानून। जी, 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों की कोशिशों से विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। डलहौजी ने इसे पास करवाया, पर प्रेरणा तो भारतीय सुधारकों की ही थी। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग गवर्नर जनरल आए, अलग अलग नीतियां लाए, कभी लड़ाई, कभी संधि, कभी हड़प नीति, कभी सुधार, और धीरे धीरे पूरे भारत पर ब्रिटिश शिकंजा कसता गया। जी हाँ। लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये नीतियां जहां सत्ता मजबूत कर रही थीं, वहीं आम लोगों पे इनका असर बहुत बुरा पड़ रहा था। और गुस्सा
वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शक्लों में बाहर आ रहा था। मतलब 1857 से काफी पहले ही चिंगारियां सुलग रही थीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समझना बहुत जरूरी है कि 1857 का विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। उससे दशकों पहले से भारत के अलग अलग हिस्सों में किसान, आदिवासी, सैनिक, हटाए गए राजा, नवाब सब अंग्रेजी राज के खिलाफ अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। तो कुछ ऐसे शुरुआती विद्रोहों की बात करते हैं ताकि ये अंदाजा लगे कि गुस्सा कितना फैला हुआ था। जैसे 18वीं सेंचुरी के आखिर में बंगाल में सन्यासी फकीर विद्रोह हुआ था। वो क्या था? हाँ, ये मूलतः हुआ था अंग्रेजों के लगाए भारी टैक्स और जो तीर्थ यात्रा पर उन्होंने पाबंदियां लगाई थीं उसके खिलाफ। उस टाइम बंगाल में भयंकर अकाल भी पड़ा था। अच्छा। तो धार्मिक नेता मतलब सन्यासी और फकीर किसानों और जो सैनिक हटा दिए गए थे उनके साथ मिल गए और उन्होंने कंपनी की कोठियों और खजानों पर हमले किए। ये दिखाता है कि शुरू में धर्म और आर्थिक कारण कैसे मिले हुए थे। फिर दक्षिण में 1806 में वेल्लोर का विद्रोह। ये सैनिकों का था। हाँ, ये मद्रास के पास वेल्लोर किले में जो भारतीय सिपाही थे उनका विद्रोह था। इसकी फौरी वजह थी नए नियम। कैसे नियम? सिपाहियों को माथे पर तिलक या कोई जाति का निशान लगाने से मना किया गया, दाढ़ी रखने से मना किया गया और एक नई तरह की पगड़ी पहनने को कहा गया। अफवाह ये फैली कि उस पगड़ी में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ओह, तो धर्म पर हमला लगा उनको। बिल्कुल, उनको लगा कि अब जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश है। हालांकि अंग्रेजों ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, पर इससे उन्हें पहली बार बड़े पैमाने पर सैनिक असंतोष का पता चला। आदिवासी इलाकों में भी काफी विरोध हुआ, जैसे 1855-56 का संथाल विद्रोह। झारखंड वाले इलाके में सिद्धू और कानू का नाम जुड़ा है इससे। जी, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ हुए सबसे बड़े आदिवासी विद्रोहों में से एक था। बहुत जबरदस्त। संथाल आदिवासी अपनी जमीनों से हटाए जा रहे थे। जमींदार, महाजन, साहूकार उनका भयानक शोषण कर रहे थे और अंग्रेज प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने हथियार उठा लिए दीकुओं यानी बाहरी लोगों और अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने तो अपनी आजाद सरकार बनाने का ऐलान भी कर दिया था। अरे वाह! हालांकि सेना ने इसे भी कुचल दिया, पर इसने आदिवासी शोषण के मुद्दे को सामने ला दिया। तो ये कुछ मिसालें सन्यासी फकीर, वेल्लोर, संथाल दिखाती हैं कि समाज के अलग अलग लोग अलग अलग वजहों से 1857 से बहुत पहले ही ब्रिटिश राज से टकरा रहे थे। एकदम, ये गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। ये छोटे छोटे विद्रोह भले ही कामयाब न हुए हों, पर इन्होंने उस बड़े गुस्से को दिखाया जो आखिरकार 1857 में एक बड़े धमाके की तरफ फटा। चलिए अब उसी महाविस्फोट पर आते हैं। 1857 की महान क्रांति। इसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ये नाम क्यों पड़ा और इसके पीछे वजह क्या थी? पहला स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहला इतना बड़ा, इतना फैला हुआ और एक तरह से संगठित प्रयास था जिसमें भारत के अलग अलग इलाकों और तबकों के लोगों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने की कोशिश की। मतलब ये सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह से कहीं ज्यादा था। इसमें किसान, कारीगर, जमींदार, राजे रजवाड़े, आम लोग सब शामिल थे और इसके कारण भी बहुत गहरे थे। कई लेयर्स थी। सबसे ज्यादा बात तो उन कारतूसों की होती है। चर्बी वाले कारतूस, एनफील्ड राइफल, क्या वही असली वजह थी? देखिए, वो फौरी वजह थी। मतलब वो चिंगारी जिसने बारूद के ढेर में आग लगा दी। अच्छा। जो नई एनफील्ड राइफल आई थी उसके कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था और सिपाहियों में यह खबर आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाएं भड़क गईं। बिल्कुल, दोनों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म खराब करना चाहते हैं। ये उनकी धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था। लेकिन जैसा आपने कहा, बारूद का ढेर तो पहले से जमा था। राजनीतिक वजहें क्या थीं? राजनीतिक वजहों में सबसे बड़ी तो वही डलहौजी की हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। झांसी, सतारा, नागपुर जैसी रियासतें छीन ली गई थीं। इससे राज परिवारों में बहुत गुस्सा था। और अवध का मामला भी था। हाँ, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर अवध को मिला लिया गया। इससे वहां के तालुकदार, सिपाही, आम लोग सब नाराज थे। फिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ भी अंग्रेजों का बर्ताव ठीक नहीं था, अपमानजनक था। तो इन सब ने मिलकर शासक वर्ग और उनसे जुड़े लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। और आर्थिक मोर्चे पर, मतलब पैसे कौड़ी के मामले में क्या हालत थी? अंग्रेजों की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी,
वो बहुत सख्त थीं। किसानों पर लगान का बोझ बहुत ज्यादा था। वो कर्ज में डूबते जा रहे थे, जमीनें छिन रही थीं। और शहरों में कारीगरों का क्या हुआ? दूसरी तरफ इंग्लैंड से जो सस्ता माल आ रहा था, मशीन का बना हुआ, उससे भारत के हाथ के कारीगर, दस्तकार, खासकर कपड़ा बुनकर, वो बर्बाद हो रहे थे। चारों तरफ आर्थिक तंगी और शोषण का माहौल था। और फिर इसमें सामाजिक धार्मिक एंगल भी जुड़ गया। हाँ, अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा रोकी, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाया। अब ये कदम वैसे तो अच्छे थे, पर भारत के जो पुराने ख्यालों के लोग थे, हाँ, रूढ़िवादी तबका, उन्होंने इसे अपनी परंपराओं और धर्म में सीधा दखल समझा। फिर ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट मिली। उससे भी लोगों में डर फैला कि ये सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। तो ये सारी वजह सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सब मिल गई और एक ऐसी विस्फोटक स्थिति बन गई कि बस एक चिंगारी की देर थी। बिल्कुल। 1957 मेरठ छावनी में सिपाहियों ने खुलेआम उन चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अपने अंग्रेज अफसरों पर हमला किया, जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया और दिल्ली चलो का नारा लगाकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली पहुंचकर क्या हुआ? अगले दिन 11 मई को ये विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे। लाल किले पर कब्जा कर लिया और वहां जो अनिच्छुक से मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, हाँ, वो तो बूढ़े हो चुके थे। हाँ, उन्हें अपना नेता और शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। अब हालांकि बहादुर शाह के पास असली ताकत तो थी नहीं, पर उनके नाम से विद्रोह को एक चेहरा मिल गया, एक सेंटर मिल गया। और फिर ये आग तेजी से फैली होगी। हाँ। कानपुर में कौन था लीडर? कानपुर में थे नाला साहब, जो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए बेटे थे। अच्छा अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, उन्हें पेशवा मानने से मना कर दिया था। अच्छा। उनके साथ उनके बहुत बहादुर सेनापति तात्या टोपे और सलाहकार अजीमुल्ला खान थे। और झांसी, झांसी का नाम आते ही रानी लक्ष्मीबाई का चेहरा सामने आ जाता है। बिल्कुल। अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव के लिए जब उन्होंने झांसी का हक मांगा और अंग्रेजों ने मना कर दिया, वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हाँ, तो रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार उठा लिए। उनकी बहादुरी की कहानियां तो आज भी हम सब जानते हैं। लखनऊ में भी बहुत बड़ा सेंटर था विद्रोह का। जी हाँ, लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, उन्होंने अपने छोटे बेटे बिरजिस कदर को नवाब घोषित किया और विद्रोह को लीड किया। उन्होंने अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी। और बिहार से कुंवर सिंह का नाम भी बहुत आता है। जगदीशपुर के जमींदार थे, आरा के पास। करीब 80 साल के थे वो उस वक्त। 80 साल? हाँ, पर इस उम्र में भी गजब की हिम्मत और लीडरशिप दिखाई। उन्होंने बिहार में विद्रोह का झंडा ऊंचा रखा और अंग्रेजों को कई बार हराया। तो इतने सारे नेता थे, इतनी जगहों पर विद्रोह फैला, फिर भी ये क्रांति कामयाब क्यों नहीं हो पाई? क्या कमी रह गई? हाँ, ये बड़ा सवाल है। कई वजह थी। पहली बात तो ये कि विद्रोहियों के पास कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। मतलब कोई एक नेता नहीं था जो सबको साथ लेकर चले, जिसकी बात सब माने और जिसके पास आगे का कोई प्लान हो। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये सब अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे। हाँ, सब बहादुर थे, पर अपने अपने इलाके में। उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन, एक कॉमन स्ट्रेटेजी, उसकी कमी थी। और क्या ये विद्रोह पूरे भारत में फैला था? नहीं, ये भी एक बड़ी कमजोरी थी। विद्रोह का असर मुख्य रूप से नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, मतलब गंगा के मैदानी इलाकों तक ही ज्यादा रहा। दक्षिण भारत में नहीं फैला? दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से, पंजाब, बंगाल, ये सब या तो शांत रहे या फिर कई बड़ी रियासतों ने, जैसे हैदराबाद, ग्वालियर, नेपाल ने तो अंग्रेजों का साथ दिया। ओह, इससे तो अंग्रेजों को आसानी हो गई होगी। बिल्कुल, उन्हें विद्रोह को कुचलने में मदद मिली। और अंग्रेजों के पास क्या एडवांटेज था? उनके पास बेहतर ऑर्गेनाइजेशन था, ट्रेन्ड आर्मी थी, मॉडर्न हथियार थे और सबसे बड़ा फायदा था कम्युनिकेशन का। टेलीग्राफ, वो तार वाला। हाँ, उसके जरिए वो अपनी सेनाओं को फटाफट खबरें भेज सकते थे, तालमेल बिठा सकते थे। विद्रोहियों के पास ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास पैसे और रसद की भी कमी थी। तो इन सब वजहों से करीब 1.5 साल की लड़ाई के बाद अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए। जी हाँ, लेकिन इसके नतीजे वो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे, है ना? बिल्कुल। सबसे बड़ा और फौरी नतीजा तो ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। कंपनी राज खत्म। हाँ, ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई एक ट्रेडिंग कंपनी इतने बड़े देश का शासन ठीक से नहीं चला सकते, अब बहुत हो गया। तो 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस कानून से क्या बदला? इससे भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गया। भारत अब सीधे सीधे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया।
गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर वॉइसरॉय कर दिया गया। वो महारानी का सीधा रिप्रेजेंटेटिव होता था। और सेना वगैरह में भी बदलाव किए होंगे, डर गए होंगे वो लोग। हाँ, सेना को दोबारा ऑर्गेनाइज किया गया। इंडियन सोल्जर्स के मुकाबले यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या बढ़ाई गई, खासकर तोपखाने जैसे जरूरी हिस्सों में। यह भी कोशिश की गई कि भारतीय सैनिक आपस में जाति और इलाके के आधार पर बटे रहें, ताकि फिर से एकजुट ना हो सके। चालाकी। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखने की पॉलिसी और पक्की हो गई। हाँ, अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं और जमींदारों को अपनी तरफ करने की कोशिश की, उन्हें भरोसा दिलाया कि अब उनके राज नहीं छीने जाएंगे। तो एक तरह से बांटो और राज करो की नीति और मजबूत हुई, कह सकते हैं। इस क्रांति का भारतीय लोगों के मन पर क्या असर पड़ा? क्या यह सिर्फ एक हार थी जिसे भुला दिया गया? फौरी तौर पर तो यह हार थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसने भारतीय लोगों में पहली बार एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ लड़ने की भावना जगाई। भले ही वो अलग अलग वजहों से लड़े हों, पर दुश्मन एक था, अंग्रेज। हाँ, ये बात तो है। और इस लड़ाई ने भविष्य के नेशनल मूवमेंट के लिए हीरो दिए, प्रेरणा दी। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ये नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गए। इसने एक तरह से नेशनल चेतना की नींव रखी। ये एहसास दिलाया कि अगर संगठित हों तो अंग्रेजी राज को चुनौती दी जा सकती है। तो संक्षेप में कहें तो 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ थी। इसने कंपनी राज खत्म किया, भारत को सीधे ब्रिटिश ताज के नीचे लाया और अनजाने में ही सही भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल, ये एक असफल क्रांति जरूर थी, पर इसने भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को हमेशा के लिए वो नारे जिन्होंने इतिहास बदला, उन पर बात करें। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इस जानकारी के सागर से, वो कहते हैं ना, मोती चुनना, मतलब वो मोड़ जिन्होंने आजादी की राह पक्की की और वो शब्द जिन्होंने लाखों लोगों में जोश भरा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस विषय की पर्दे खोलना। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। मतलब हमारे स्रोत भी यही बताते हैं, इसमें समाज सुधार था, एक धार्मिक चेतना भी थी, और हाँ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी। ये सब धाराएं साथ साथ चल रही थी। हाँ, कई चीजें एक साथ। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि इसे 19वीं सदी के अंत से लेकर 1947 तक अलग अलग चरणों में देखें, थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से, ताकि इसकी जटिलता समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले वो शुरुआती दौर जिसे नरमपंथी या उदारवादी कहते हैं, लगभग 1885 से 1905 तक का समय। इसमें सबसे अहम क्या था जिसने आंदोलन की नींव रखी है? देखिए, नींव तो थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। पहली बार एक अखिल भारतीय मंच बना। जो शुरुआती नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये लोग आप कह सकते हैं ब्रिटिश शासन में भरोसा रखते हुए ही संवैधानिक दायरे में सुधार चाहते थे। अच्छा, मतलब उनका तरीका शांतिपूर्ण था, याचिकाएं देना वगैरह। हाँ बिल्कुल, उनका तरीका था याचिकाएं दो, ज्ञापन सौंपो, प्रतिनिधि मंडल भेजो। उन्हें लगता था, या उम्मीद थी कि भाई अंग्रेज सरकार सुनेगी, ब्रिटिश संसद ध्यान देगी। तो उनका भरोसा अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था पर था। और इसी समय वो दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी आई थी। हाँ बिल्कुल, उनका भरोसा था ब्रिटिश न्याय प्रियता पर, या कम से कम वो अपनी मांगे इसी आधार पर रखते थे। और ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो नौरोजी ने दी, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। उन्होंने बाकायदा आंकड़ों और तर्कों से ये दिखाया कि कैसे भारत का पैसा, भारत के संसाधन लगातार ब्रिटेन जा रहे हैं और भारत मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। ये सिर्फ एक कोई इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं था, इसने पहली बार अंग्रेजी राज का जो शोषक चेहरा था ना, उसे अकादमिक तौर पर सामने रखा, एक वैचारिक आधार दिया राष्ट्रवाद को। समझ हुई, मतलब ये सिर्फ अर्जी देने से ज्यादा था, ये सीधा सवाल था कि भाई ये राज हमारे लिए है भी या नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये नरम रवैया काफी नहीं रहा और वो उग्रपंथी या गर्मपंथी दौर आया 1905 से 1919 का? कोई खास घटना हुई थी? हाँ बिल्कुल, वो कहते ना, आग में घी डालने का काम किया 1905 के बंगाल विभाजन ने। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अंग्रेजों ने तो कहा कि भाई प्रशासन के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल मकसद सब समझ रहे थे, बढ़ते राष्ट्रवाद को खासकर बंगाल में कमजोर करना, हिंदू मुसलमानों को बांटना। अच्छा, पर हुआ उल्टा। इससे तो राष्ट्रवाद की चिंगारी जैसे ज्वाला बन गई, और इसी माहौल में वो तिकड़ी उभरी, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इन्होंने नरमपंथियों के वो
प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट वाले तरीकों को नाकाफी बताया। कहा कि अब ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, स्वशासन चाहिए। और तिलक का वो नारा भी तो इसी दौर का है। हाँ बिल्कुल, तिलक का वो प्रसिद्ध नारा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इसी दौर की भावना थी। ये सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं थी, ये एक तरह से आत्मसम्मान की घोषणा थी। हाँ, ये नारा तो आज भी गूंजता है, लगता है जैसे पूरे देश की आवाज बन गया था। तो इस गर्मपंथी दौर में बंगाल विभाजन के विरोध के अलावा और क्या तरीके अपनाए गए? आंदोलन कैसे फैला? देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चले ना, वो बहुत असरदार थे। अच्छा, स्वदेशी और बहिष्कार। हाँ, स्वदेशी मतलब अपने देश की चीजें अपनाओ, अपने उद्योग, अपनी शिक्षा। अच्छा। और बहिष्कार मतलब विदेशी माल, खासकर मैनचेस्टर का कपड़ा, अंग्रेजी सामान, उनका बहिष्कार करो। ये सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं रह गई थी, ये एक तरह का सांस्कृतिक और राजनीतिक हथियार बन गया। अच्छा। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, स्वदेशी स्कूल खोले, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। और इसने पहली बार, आप कह सकते हैं, आम लोगों को, छात्रों को, महिलाओं को बड़े पैमाने पर आंदोलन से जोड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ। हालांकि इसी दौर में एक और चीज हुई। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, जिसने आगे चलकर वो सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा किया। हाँ, वो भी एक पहलू है। बिल्कुल। और फिर 1916 में एनी बेसेंट और तिलक ने अपनी अपनी होम रूल लीग भी बनाई। लक्ष्य था ब्रिटिश राज के अंदर ही स्वशासन, मतलब होम रूल। इसने भी माहौल गर्म रखा। तो मतलब नरमपंथ से उग्रपंथ, फिर होम रूल, आंदोलन धीरे धीरे फैल रहा था, तरीके बदल रहे थे। सही। और फिर आता है वो दौर जिसे गांधी युग कहते हैं, 1919 से 1947, जिसने कहा जाता है आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। इसकी शुरुआत कैसे हुई? गांधी युग की शुरुआत हुई, आप कह सकती हैं, पहले विश्व युद्ध के बाद जो निराशा और गुस्सा था उसके माहौल में। 1919 में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो था रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। मतलब सरकार बिना मुकदमा चलाए सिर्फ शक पर किसी को भी पकड़ सकती थी, जेल में डाल सकती थी। अरे बाप रे। हाँ। और दूसरा, इसी कानून के विरोध के दौरान अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवा दी, सैकड़ों लोग मारे गए। इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। अंग्रेजी न्याय पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, वो भी खत्म हो गया। जलियांवाला बाग, वो तो एक ऐसा जख्म है जो कभी भर नहीं सकता। इसी गुस्से के माहौल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1920-22 वाला। हाँ बिल्कुल। इसी दमन और गुस्से के बीच गांधी जी ने 1920 में असहयोग का नारा दिया। ये एकदम नया तरीका था। आइडिया ये था कि अंग्रेजी सरकार से हर तरह का सहयोग खींच लो, शासन चलाना मुश्किल कर दो। कैसे? मतलब क्या क्या शामिल था इसमें? इसमें था सरकारी उपाधियां लौटाना, स्कूल कॉलेज छोड़ना, वकीलों का अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों को जलाना, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना। और एक खास बात और थी, उस समय तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों का खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। हाँ, खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने इन दोनों को जोड़ दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता बहुत बढ़ी। ये आंदोलन जंगल की आग की तरह फैला। पहली बार लगा कि ब्रिटिश राज की नींव हिल रही है। लेकिन फिर इसे अचानक रोक क्यों दिया गया? वो चौरी चौरा वाली घटना? हाँ, वो एक काफी विवादित फैसला रहा, पर गांधी जी के सिद्धांतों से जुड़ा था। हुआ ये कि फरवरी 1922 में यूपी में चौरी चौरा नाम की जगह पर गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। 22 पुलिस वाले मारे गए। ओह। गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे। उनके लिए आंदोलन का अहिंसक रहना सबसे जरूरी था। इस हिंसा से वो बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा लोग अभी तैयार नहीं है अहिंसक सत्याग्रह के लिए, तो उन्होंने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। बहुत से नेता नाराज भी हुए, लेकिन गांधी जी माने नहीं। ये दिखाता है कि उनके लिए साधन भी उतना ही जरूरी था जितना साध्य। ये वाकई एक बड़ा नैतिक सवाल है। खैर, असहयोग के बाद अगला बड़ा पड़ाव था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 का। इसकी शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। असहयोग के बाद कुछ साल थोड़ी शांति रही, फिर सविनय अवज्ञा ने दोबारा जोश भर दिया और शुरुआत हुई ऐतिहासिक दांडी यात्रा से 1930 में। गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। पैदल करीब 240 मील चलकर दांडी पहुंचे, जो समुद्र तट पर है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया। ये अंग्रेजों के नमक कानून का उल्लंघन था।
नमक एक ऐसी चीज थी जो हर घर में इस्तेमाल होती थी, गरीब से गरीब के घर में भी, और उस पर सरकार का टैक्स और एकाधिकार ये अन्याय लगता था। तो नमक जैसी मामूली चीज को इतना बड़ा प्रतीक बना दिया, ये तो कमाल की रणनीति थी। बिल्कुल, ये सिंबलिज्म में बहुत पावरफुल था। इस एक काम ने जैसे पूरे देश में सविनय अवज्ञा की लहर दौड़ा दी। जगह जगह लोगों ने नमक कानून तोड़ा, टैक्स देने से मना किया, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए। औरतों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये खास बात थी। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी बहुत थी। अभूतपूर्व। हजारों महिलाएं घरों से निकलकर सड़कों पर आईं, जेल गईं, लाखों लोग गिरफ्तार हुए। आंदोलन इतना फैला कि सरकार को झुकना पड़ा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, कैदी रिहा हुए और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हुई। वाह, दांडी यात्रा और महिलाओं की भागीदारी, ये वाकई यादगार पहलू हैं। और फिर वो आखिरी बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसे निर्णायक क्यों मानते हैं? देखिए, 1942 तक हालात बहुत बदल गए थे। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर दिया था। भारतीयों का साथ पाने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन उसकी बातें किसी को मंजूर नहीं थी। उसमें पूरी आजादी का साफ वादा नहीं था। तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया, निराशा बढ़ गई। अब लगा कि आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, और वहीं गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। करो या मरो, इसका मतलब क्या था? क्या ये अहिंसा से हटना था? नहीं, गांधी जी का मतलब हिंसा करना नहीं था। उनका मतलब था, अब आजादी के लिए सब कुछ झोंक दो, पूरी ताकत से अहिंसक लड़ाई लड़ो या इसी कोशिश में जान दे दो। ये अंग्रेजों को अल्टीमेटम था कि अब बस बहुत हुआ। अगले ही दिन गांधी जी समेत सब बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। फिर आंदोलन कैसे चला? ये आंदोलन फिर जनता का आंदोलन बन गया। अपने आप लोग खुद सड़कों पर उतर आए, हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए। कई जगह लोगों ने सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया, अपनी सरकारें बना ली। अंग्रेजों ने बहुत सख्ती से इसे कुचला, बहुत बर्बरता हुई। लेकिन इसने ये साफ कर दिया कि अब भारतीय पूरी आजादी से कम कुछ नहीं चाहते। ब्रिटिश राज के दिन मतलब गिनती के रह गए थे। सही बात है, इसने आजादी की जमीन तैयार कर दी। अच्छा, ये तो बड़े आंदोलन हो गए, लेकिन स्रोतों में कुछ और घटनाओं का भी जिक्र है, गांधी जी के आने से पहले या उनके साथ साथ चलने वाले। हाँ बिल्कुल, गांधी जी जब 1915 में भारत लौटे तो उनके शुरुआती क्षेत्रीय आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे 1917 में बिहार का चंपारण सत्याग्रह, नील किसानों के लिए। हाँ, चंपारण। फिर 1918 में गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, किसानों के लगान माफी के लिए। और 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल, मजदूरों के लिए। इन छोटे आंदोलनों ने गांधी जी को भारत की जमीनी हकीकत समझाई, आम लोगों से जोड़ा और उनके सत्याग्रह के तरीके को आजमाने का मौका दिया। इनकी सफलता ने ही उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाया। ये भी जरूरी था। और फिर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध, ये भी एक बड़ी घटना थी। वो कमीशन आया था भारत में संवैधानिक सुधारों पर बात करने, पर उसमें कोई भारतीय था ही नहीं। हाँ, ये तो अजीब बात थी। बिल्कुल, तो पूरे देश में विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे, और इसी विरोध में लाहौर में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की शहादत, इसका तो बहुत असर हुआ होगा, खासकर युवाओं पर। जबरदस्त असर हुआ। लाला जी की मौत ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवा क्रांतिकारियों के गुस्से को और भड़का दिया। उन्होंने लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स को मार दिया। इन क्रांतिकारियों का मानना था कि सिर्फ अहिंसा से काम नहीं चलेगा, सशस्त्र क्रांति भी जरूरी है। हाँ, उनका रास्ता अलग था। हाँ, उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनाई, असेंबली में बम फेंका, जिसका मकसद डराना था, मारना नहीं, बहरों को सुनाना था, और भी कई काम किए। उनका बलिदान, उनका साहस, वो भी आजादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा है। यानी गांधी जी के अहिंसक जन आंदोलन और क्रांतिकारियों की धारा दोनों साथ साथ चल रही थीं। लक्ष्य एक ही था, आजादी। बिल्कुल। अब जरा उन नारों और वचनों पर आते हैं। हमारे स्रोतों में इनका जिक्र बार बार है। लगता है ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आंदोलन की जान थे। आपने बिल्कुल सही कहा। नारे तो आंदोलन की आत्मा होते हैं। वो मुश्किल विचारों को आसान बनाते हैं, यादगार बनाते हैं, जोश भरते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। गांधी जी के ही नारे देख लीजिए, सत्याग्रही हमारा अस्त्र है, ये उनके पूरे दर्शन का सार है। हाँ। और भारत छोड़ो आंदोलन का करो या मरो, ये उस वक्त की जरूरत और आर पार के मूड को दिखाता है। और तिलक का वो नारा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है,
ये तो जैसे हर व्यक्ति के अधिकार को देश के लक्ष्य से जोड़ देता है। सही। भगत सिंह और उनके साथियों का कौन सा नारा सबसे ज्यादा जुड़ा है उनसे? भगत सिंह और उनके साथियों ने देता है। सही। भगत सिंह और उनके साथियों का कौन सा नारा सबसे ज्यादा जुड़ा है उनसे? भगत सिंह और उनके साथियों ने इंकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे इस नारे को बहुत लोकप्रिय बनाया। ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये पूरे शोषक सिस्टम के खिलाफ बदलाव की आवाज थी। और उनका वो गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये तो क्रांतिकारियों की रगों में खून की तरह दौड़ता था। उनके जज्बे और शहादत की मिसाल है ये। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुन के। सुभाष चंद्र बोस के नारों का भी जिक्र है। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई तो उनके नारे सीधे असर करते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सीधा आह्वान था देश के लिए सब कुछ देने का। और उनका नारा जय हिंद, वो तो आज हमारा राष्ट्रीय अभिवादन बन गया है। हाँ बिल्कुल। एक और नारा था उनका आजाद हिंद फौज का, दिल्ली चलो। ये उनके भारत को आजाद कराने के लक्ष्य का प्रतीक था। नेहरू जी के विचारों को कैसे व्यक्त किया गया है? जवाहरलाल नेहरू सिर्फ आजादी नहीं, एक आधुनिक प्रगतिशील भारत चाहते थे। तो उनका वो कथन आजादी के साथ साथ हमें समाजवाद भी चाहिए, ये उनकी सोच दिखाता है। और मुश्किल वक्त में उम्मीद जगाते हुए उन्होंने कहा था, अरुणोदय से पहले का अंधकार सबसे घना होता है। मतलब सुबह होने वाली है, हिम्मत रखो। और उनका वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण भी तो है। हाँ बिल्कुल, आजादी की पूर्व संध्या पर दिया गया वो ऐतिहासिक भाषण, नियति से साक्षात्कार। इन बड़े नेताओं के अलावा भी कई नारे या गीत थे जो आंदोलन से जुड़ गए। अरे बहुत सारे थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम, वो तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था, पर राष्ट्रीय आंदोलन का गीत बन गया। हाँ, वंदे मातरम। साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब बहुत चले। बाद में आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान, वो भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों से ही प्रेरणा लेता है। सही है। और जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा भी उसी बदलाव की चाहत से जुड़ा था। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये समझ में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुत ही मिलीजुली बहुआयामी प्रक्रिया थी। मतलब नरमपंथियों की याचिकाओं से शुरू होकर गरमपंथियों का प्रतिरोध, फिर गांधी जी के विशाल जन आंदोलन और साथ में क्रांतिकारियों का बलिदान, हर पड़ाव हर धारा अहम थी। हाँ, ये कोई सीधी लकीर नहीं थी, इसमें कई मोड़ थे, उतार चढ़ाव थे, विचारों में मतभेद भी थे। बिल्कुल। और इन सबको जोड़ने वाली कड़ी थे, जैसा आपने कहा, वो नारे, वो गीत, वो वचन, उन्होंने करोड़ों भारतीयों को एक पहचान दी, एक सपना दिया, एक लक्ष्य दिया आजादी का। उनमें जोश भरा, उन्हें एकजुट किया। ये सिर्फ सत्ता बदलने की कहानी नहीं है, ये एक राष्ट्र के जागने की, उसके संघर्ष की, उसके त्याग की और आखिर में उसकी जीत की कहानी है, जिसका नतीजा था 15 अगस्त 1947 की आजादी। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि इतने अलग अलग रास्ते थे। कोई अर्जी दे रहा, कोई बहिष्कार कर रहा, कोई सत्याग्रह, कोई हथियार उठा रहा, पर मंजिल सबकी एक ही थी, भारत की आजादी। हाँ, ये विविधता ही शायद इसकी ताकत थी। सही कहा। और इसी विविधता और एकता को याद करते हुए एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। कि क्या आज के समय में, आज के भारत में, जहां चुनौतियां अलग हैं, मुद्दे अलग हैं, क्या अब भी ऐसे विचारों या नारों में वो ताकत हो सकती है जो लोगों को बड़े सामाजिक या राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए उसी तरह एक साथ ला सकें, प्रेरित कर सकें, जैसा स्वतंत्रता आंदोलन के नारों ने किया था? ये वाकई सोचने वाली बात।